Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I am प्रियांशी योर बायोलॉजी एजुकेटर और आज का जो वीडियो है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस जो है पार्ट नंबर 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर अभी तक नहीं देखा तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और उन दोनों वीडियोस को देख के आओ। चलो तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हम गैमीट्स का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? गैमेटोजेनेसिस, गैमीट और जेनेसिस दो वर्ड्स से मिलकर गैमेटोजेनेसिस बना है। मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन होना इज गैमेटोजेनेसिस, सिंपल। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम गैमेटोजेनेसिस बोल देते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन गोनाड्स in sexually reproducing organisms is known as gametogenesis. Is that clear to everyone? अब गैमेटोजेनेसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है oogenesis। तो आज हम सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? अगेन लेट्स ब्रेक डाउन दिस टर्म स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म जेनेसिस, मैटो भूल जाओ, ठीक है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होना, ठीक है, इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। इतना सिंपल, बस खत्म, यही खत्म हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का बनना तो स्पर्मेटोजेनेसिस, खत्म बात। नहीं नहीं नहीं, अभी कहाँ से ख़त्म हो गई? हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि किस तरह से स्पर्म बन रहे थे और कहाँ कहाँ से फ्लो हो रहे थे। पूरा जो पाथ था वो हमने देखा था, राइट। टेस्टिस का जो हमने पूरा अंदर का स्ट्रक्चर था वो सारा देखा था। अब हमें ये पढ़ना है कि स्पर्म फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, तो देखो। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बेटा 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 फेजेस होते हैं? पहला होता है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है ग्रोथ, फिर इसके बाद में आता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस, ये 4 फेजेस होते हैं। तो चलो इस डायग्राम की तरफ जरा नजर डालो। ये डायग्राम सारा का सारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में क्या दिख रही है चीजें, तो देखो आपको दिख रहा होगा कि 1 से 2, 2 से 4 ऐसा कुछ हो रहा है। अब ये है क्या? तो जो पहला टॉप का फेज है बेटा, वो फेज कौन सा है? वो है मल्टीप्लिकेशन फेज। इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन फेज से यहाँ पे कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? जर्म सेल प्रेजेंट है। जर्म सेल जो है अभी ये 46 क्रोमोसोम नंबर में ही है। यहाँ पे माइटोसिस हुआ, इससे क्या बन गया आपका? इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। इट ऑल्सो हैज़ 46 क्रोमोसोम, इसमें भी अभी 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे ग्रोथ फेज हुआ, तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो डिवाइड कर जाएगा और 2 सेल्स बनाएगा, जिसे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, तो ये 23 हो गया। अब क्या होगा? अब ये ग्रोथ फेज था। ग्रोथ के बाद में हमने क्या देखा था? ग्रोथ के बाद में कौन सा फेज आने वाला है? मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज में क्या होगा? ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये और डिवाइड करेगा, तो ये 1 से 2 बनाएगा। यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो 1 से 2 बनाएगा, ठीक है, डबल हो जाएंगे ये। तो मियोसिस 1 हुआ, फिर मियोसिस 2 हुआ। मियोसिस 2 होने के बाद में आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे मिल गए। हैप्लॉइड सेल्स मतलब NNN, ठीक है, 4 NNN आपको यहाँ पे मिल गए। इसके बाद में क्या होगा? बस यही तो लास्ट स्टेज था। इसके बाद में आ जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना। तो जो एक प्रॉपर स्पर्म का शेप होता है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ गया? तो सिंपल सी चीज़ थी, जर्म सेल प्रेजेंट था, उससे आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिला, यहाँ पे माइटोसिस हुआ, फिर मियोसिस 1 हुआ। जब हम ग्रोथ फेज में आ गए तो वहाँ पे से आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिल गया, 2 सेल्स मिल गए। यहाँ पे क्रोमोसोम्स हाफ हो गए, 23 हो गए। फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन फेज आया, तो वो जो मल्टीप्लाई हुए थे वो और डबल कर जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मैच्योरेशन होगा और यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाएंगे और फिर वो 4 हैप्लॉइड सेल्स में स्पर्मियोजेनेसिस होगा और वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो एक सेल से आपको 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे?
तो यही क्या था, यही तो था स्पर्म का फॉर्मेशन। अब क्या पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। हम एक नया डायग्राम लेके आएंगे। अब आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो एक छोटा सा सेल दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, एक छोटा सा सेल दिख रहा है। अब ये किस तरीके से एक स्पर्म में कन्वर्ट होने वाला है हम ये देखेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, एक जो आपको एक सेल दिख रहा है, ये किस तरीके से डिवाइड करेगा। यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो वैक्यूल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे से क्या होगा, अब इसमें थोड़ा सा ये ग्रो करने के बाद में इसमें क्या आ गए, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गए। यहाँ पे देखो एक नीचे फिर डेवलप क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल के बाद में जो थर्ड स्टेज आया उसमें आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है और एक छोटी सी टेल दिखी। वो जो छोटा सा टेल है उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लैजेला बोलेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया, ये थर्ड स्टेज हो गया। फोर्थ स्टेज पे आएंगे। फोर्थ स्टेज पे माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होने लगा। फिफ्थ स्टेज पे देखो, ये जो ऊपर की लेयर थी वो अलग होने लगी, यहाँ पे हेड, छोटा सा हेड यहाँ पे बनने लगा। और फिर आगे की स्टेज देखोगे तो उसमें क्या हुआ, एक प्रॉपर हेड, फिर नीचे देखो यहाँ पे बॉडी जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और टेल, ये आपको मिल जाएगा। ये फाइनल स्ट्रक्चर रहेगा। ये प्रॉपर लास्ट स्टेज जो है, जो फाइनल स्ट्रक्चर है, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रही है, वो जो चीज़ें देखने मिल रही हैं वो क्या है, हेड, मिड पीस और टेल, ठीक है। तो ये है फाइनल स्पर्म का फॉर्मेशन जो धीरे धीरे करके ग्रो हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बनता है। क्लियर हो गई बात? Sperm had become embedded in the Sertoli cell, then they are released from seminiferous tubule. It is called spermiation. स्पर्म का जो हेड होता है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है और फिर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रिलीज हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे हम इसको, स्पर्मिएशन। तो ये टर्मिनोलॉजीज भी आपको याद रखनी है। चलो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, कि स्पर्म का स्ट्रक्चर होता कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट हर साल आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने दिया जाता है, आपको बनाना पड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर ज़रूर बनाना है और याद रखना है, ठीक है। तो ड्रॉ करना चालू करेंगे हम, क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना चालू करेंगे। ये लिया हमने स्पर्म, ठीक है। अब क्या याद रखना है, टॉप पे क्या है, टॉप पे जो प्रेजेंट है वो क्या है, वो स्पर्म का हेड है। हेड में क्या क्या प्रेजेंट है, हेड में एक्रोसोम प्रेजेंट है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दो चीज़ें याद रखनी। अब चलो हेड से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हेड से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, नेक। ऑब्वियसली हेड के बाद नेक ही आता है, तो नेक के बाद में आता है मिडिल पीस, ठीक है। नेक के बाद में आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैम, ये मिडिल पीस इंपॉर्टेंट है क्यों, क्वेश्चन यहाँ आता है। मिडिल पीस के अंदर देखो ये क्या प्रेजेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, जल्दी बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, बोलते क्या हम इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। सारी एनर्जी सेल को यही दे रहा है, ठीक है। सारी एनर्जी स्पर्म को यही दे रहा है। स्पर्म जो है वो जो मूव करता है उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए ना, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी उसको कहाँ से मिल रही है, ये एनर्जी उसको मिल रही है माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो स्पर्म मूव ही नहीं करेगा, ठीक है, कोई एनर्जी नहीं मिलेगी इसको। तो पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म, रिमेंबर दिस। क्लियर? फिर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसकी टेल पे प्रेजेंट है। तो ये पूरी उसकी टेल हो गई। क्लियर? हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। सिंपल एज दैट। अब लिखेंगे कैसे इसको, तो चलो कुछ पॉइंट देखो फटाफट से, हम एक एक करके पॉइंट देखेंगे। तो ये रहे पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे। पहला पॉइंट, अ मैच्योर स्पर्म इज अबाउट 0.06 मिलीमीटर लॉन्ग। इतना छोटा सा होता है, बिल्कुल इतनू सा, 0.06 मिलीमीटर लॉन्ग। एंड स्पर्म इज एनवेलप्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, मिडल पीस एंड टेल। Important point, human male ejaculates about 200 to 300 million sperm in single coitus, ठीक है। एक बार में जो ह्यूमन मेल है वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है। इतने सारे। लेकिन फर्टिलाइज कितने होंगे, एक फर्टिलाइज होगा। 3 इडियट्स देखी है,
थ्री इडियट्स देखिए कि जो रेस है ना हमारी, वो बिल्कुल पैदा होने से पहले ही चालू हो जाती है ना। अगर आपको पैदा होना है तो स्पर्म को भी रेस लगानी पड़ेगी, इतने मिलियन लोगों में उसे भाग के जाके एग के पास पहुंचना होगा। यही चीज़ है ना थ्री इडियट्स में। तो वही तो हो रहा है कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वो आ रहे हैं, दौड़ते 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 आ रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइज एक ही होने वाला है, पहुंचेगा एक ही वहाँ पे, ठीक है, पहुंचेगा एक ही वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इतने सारे उसने जैकुलेट करे। अब लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि जितने जैकुलेट हुए हैं उनमें से एटलीस्ट 60% जो हैं वो नॉर्मल शेप और साइज़ के होने चाहिए, एटलीस्ट 60%, और 40% जो हैं वो उनमें विगरस मोटिलिटी। व्हाट डज विगरस मोटिलिटी मीन्स? विगरस मोटिलिटी का क्या मतलब है कि वो बहुत तेज़ भागने वाले होने चाहिए, उनकी स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए, एटलीस्ट 40% में। ये समझ लो कि ये क्या है, ये एक रेस चल रही है, ठीक है, ये एक ऐसी रेस चल रही है तो जहाँ पे इतने सारे लोगों को छोड़ दिया गया है, वो भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। आधे तो शुरू होते ही रुक गए, ठीक है, लेकिन अभी भी 60% लोग जो हैं वो भागे जा रहे हैं, प्रॉपर जिनकी हेल्थ हाइट बढ़िया सी है वो भागे जा रहे हैं। लेकिन उनमें से 40% ऐसे थे जिनकी स्पीड बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़, तो वो भागते गए, बट स्टिल फर्टिलाइज एक ही होगा, प्राइस तो एक ही को मिलेगा ना, फर्स्ट प्राइज वाले को ही प्राइज मिलने वाला है, जीतेगा तो एक ही इंसान। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है कि 60% नॉर्मल शेप साइज़ के होने चाहिए, 40% तेज भागने वाले इनमें से होने चाहिए, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन। आगे बढ़े अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से हॉर्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस सारी प्रोसेस में। तो हमें 3 मेन हार्मोन्स याद रखने हैं। तो एक टेबल बनाएंगे हम, टेबल पे कंसंट्रेट करना। पहले वो देख लो 3 मेन हार्मोन्स कौन कौन से हैं, GnRH, FSH एंड LH, ठीक है। GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब इन तीनों को समझने के लिए इनके फंक्शंस क्या है, कहाँ से रिलीज होते हैं, कहाँ पे जाके एक्ट करते हैं, इसके लिए हम एक टेबल पे आएंगे। तो टेबल देखना है सभी को। पहले बात करेंगे हम GnRH की। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, सोर्स क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। रेगुलेशन और सेक्रीशन कहाँ से हो रहा है, अब ये करता क्या है, रेगुलेशन एंड सेक्रीशन का मतलब ये करता क्या है, तो ये टेस्टोस्टेरोन को इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट करना मतलब कि रुक जाओ, ठीक है, वहाँ पे उसको रोक देगा, टेस्टोस्टेरोन को रोक देगा। और ये अफेक्ट क्या करेगा, ये FSH को और LH के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। मतलब क्या है, मतलब इसका यह है कि गोनाडोट्रोपिन जो है वो टेस्टोस्टेरोन को तो रोक रहा है ना, और उसके जो 2 दोस्त हैं FSH और LH, उन दोनों को बोल रहा है भाई मैं इसको रोक के रखी हूँ, तू जा, तू भाग, है ना। तो उन दोनों को तो वो इनिशिएट कर रहे हैं, हाँ जाओ भागो, मैंने इसको रोक लिया, कि इसको टेस्टोस्टेरोन को रोक लिया है। और ये आया कहाँ से है, तो ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भाई साहब है ना, ये आए हैं हाइपोथैलेमस से, ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं, ये हाइपोथैलेमस से। चलो नेक्स्ट पे आएंगे हम। नेक्स्ट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका सोर्स क्या है, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंटीरियर लोब से आया है पिट्यूटरी ग्लैंड के। दिस इज स्टिमुलेटेड बाय GnRH। GnRH ने इसको बोला था ना कि हाँ भाई मैं पकड़े हूँ इसको, तू जा, तो ये स्टिमुलेट हुआ है GnRH से। और अब ये किसको रोकेगा, FSH जो है ये रोकेगा इनहिबिन को और टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या है कि जो मेल स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस थ्रू इफेक्ट ऑन नर्व सेल्स। अब आ जाओ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन पे, LH। इट इज़ प्रेजेंट एट द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका सोर्स है, ये भी GnRH से स्टिमुलेट हुआ है। और ये क्या करेगा, स्टिमुलेट इंटरस्टिशियल सेल्स टू सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन। देख रहे हो उधर पे पूरी दगाबाजी चल रही है, कैसे समझेंगे हम, ये समझो रेस ही चल रही है, पूरी रेस पे भी अड़े रहना है हमें। तो यहाँ पे ना 3 लोग थे, कौन कौन, एक था GnRH, एक था FSH और एक था LH, ठीक है। GnRH जो था बेटा वो कहाँ से आया था, वो आया था हाइपोथैलेमस से। FSH और LH एक ही जगह से आए थे, कहाँ से आ रहे थे, ये दोनों आ रहे थे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है।
अब जीएनआरएच जो था उसने टेस्टोस्टेरोन को रोक लिया, उसको इनहिबिट कर दिया कि भाई एफएसएच और एलएच तुम लोग भागो, ठीक है, तुम लोग भागो, और उसने उसको रोक लिया। तो बेचारा वो भी रह गया और टेस्टोस्टेरोन को तो उसने रोक ही लिया, ठीक है। तो ये इसका काम था। अब जो एफएसएच था वो मैंने बता दिया कहाँ से आया, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आया है। इसको किसने भेजा है, गोनाडोट्रोपिन ने हेल्प करी थी ना इसके आगे जाने में, तो ये आगे चला गया। और इसने किसको रोक लिया आगे जाके, ये भी गधा था, आगे जाके किसको रोक लिया, इसने इनहिबिन को रोक लिया। एलएच की बात करेंगे, एलएच बड़ा दगाबाज व्यक्ति था, एलएच जो था वो बड़ा दगाबाज व्यक्ति था। इसने क्या करा, इसने टेस्टोस्टेरोन को जिन लोगों ने पकड़ के रखा था ना, इसने टेस्टोस्टेरोन को ही आगे बढ़ा दिया, ठीक है। इसने क्या करा, टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट कर दिया कि जाओ टेस्टोस्टेरोन भागो भाई, ये लोग तुम्हें रोक रहे हैं। लेकिन ये पलट गया और इसने इन सबको पीछे छोड़ के टेस्टोस्टेरोन को आगे निकाल दिया, ठीक है। और इसने किसकी मदद ली, इसने मदद ली इंटरस्टिशियल सेल्स की। अकेले तो बेचारा कर नहीं पाता, टेस्टोस्टेरोन को छुड़वाना था, तो टेस्टोस्टेरोन को अकेले तो वो छुड़वा नहीं पाता, तो इसने किसकी मदद ली, इंटरस्टिशियल सेल्स की मदद से टेस्टोस्टेरोन को क्या करवा दिया, इनिशिएट करवा दिया कि जाओ भाई तुम निकल लो यहाँ से, ठीक है। इसने उसको आगे बढ़ा दिया। तो ये थी स्टोरी किसकी, हार्मोन्स की। कौन कौन से हार्मोन, जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच। देखो समझ में आ गई होगी, नहीं आई है समझ तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, इस टेबल को ज़रा रीड कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस टेबल को एक बार रीड करो, बढ़िया अपने तरीके से समझो, समझ में आ जाएगी। और स्टोरी तो हमने देख ही ली है कि स्टोरी में क्या हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। और जिन्हें थोड़ा सा हॉर्मोन्स में डाउट है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, फिर से पढ़ लेंगे हम इसे, कोई बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है, हम इसको फिर से पढ़ लेंगे। क्लियर हो गई बात। अब जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। तो oogenesis का लेक्चर बहुत थोड़े से दिन बाद आ जाएगा। तो अभी के लिए आपको जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो तुम लोग, है ना, देख दाग के चले जाते हो। कर दो यार सब्सक्राइब, ठीक है, जल्दी सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगली क्लास में, सी यू सून, बाय बाय।